Unacademy. Let's crack it. नमस्कार मित्रों, ईपीएफओ एग्ज़ाम का रिटर्न रिजल्ट आ चुका है और अब इसकी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का काफ़ी प्रश्न था कि इसमें क्या तैयारी करनी चाहिए। इसमें जानकारी लेने के लिए मैं आज पहुंचा हूं ललित नारायण सिंह सर के पास। सर ने 2012 में ईपीएफओ एग्ज़ाम क्लियर किया था और वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बने थे। उसके कुछ वर्षों बाद 2015 में सर ने आईएएस एग्ज़ाम भी क्लियर किया और अभी ये गुजरात कैडर में गुजरात हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, तो विद्यार्थियों का पहला प्रश्न तो यही कि आपको इंटरव्यू में ईपीएफओ में क्या पूछा गया था? तो सर, जैसा मुझे याद आता है कि ईपीएफओ का जो इंटरव्यू था वो भी यूपीएससी इंटरव्यू ही था। तो और इनफैक्ट 2013 में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने 2 इंटरव्यू साथ दिए थे। कुछ 20 दिन के गैप में यूपीएससी नॉर्मल का भी इंटरव्यू था और यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एपीएफसी का भी था। दोनों में सेम बोर्ड था, डेविड सर का। तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ऐसा मुझे याद नहीं आता कि एपीएफसी के इंटरव्यू में मुझे स्पेसिफिक कुछ ईपीएफओ रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे गए हों। वो भी एक जनरल कॉन्वर्सेशन टाइप इंटरव्यू था जिसमें जो इंटरेस्ट बताए गए थे उन पे सवाल पूछे गए थे। स्पेसिफिक सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ अलग से ही सवाल पूछे जाए ऐसा मेरा इंटरव्यू नहीं था। और मेरे जो फ्रेंड से बात हुआ था, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनका भी अनुभव मेरे जैसा ही था। तो मतलब ये जो लेबर लॉज होते हैं, मिनिमम वेजेस होते हैं, ये सब के बारे में कुछ? हाँ, ऐसा स्पेसिफिक सवाल मुझे याद नहीं आता। तो सर, जो जनरल सवाल पूछे गए उनका क्या फॉर्मेट था? जैसे जनरल सवाल में ये ज़रूर एक चीज़ याद आता है कि उसमें जो बात पूछी गई थी तो उस सवाल का एक ज़रूर सोशल सिक्योरिटी का एंगल ज़रूर था जी कि नरेगा के बारे में मुझे पूछा गया था कि नरेगा किस तरह से सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करता है। हालांकि उसको आप रूरल डेवलपमेंट का एक स्कीम है जो कि सभी जगह एप्लीकेबल है, उस नज़रिए से भी देख सकते हैं। बट एक स्पेसिफिक कि मिनिमम वेज क्या है, इसका क्या आज की तारीख में सब जगह नोटिफिकेशन है, इस तरह के बड़े टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जी सर। फिर सर, कुछ स्टेट स्पेसिफिक आपके बारे में पूछा गया हो? स्टेट के बारे में? नहीं, उस समय वो भी नहीं पूछा गया था। ग्रेजुएशन के बारे में कुछ? हाँ, पढ़ाई के संबंधित पूछा गया था। इनफैक्ट ज़्यादातर जो मेरे सवाल हुए थे वो मैनेजमेंट पे ज़्यादा हुए थे। इनफैक्ट मैंने एमबीए करा हुआ था, तो एमबीए उस समय मैंने करे हुए भी 3 ही साल हुए थे, इसलिए एमबीए के मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी सर। 2 मेंबर द्वारा एमबीए पे बड़े स्पेसिफिक सवाल पूछे गए थे। यस सर। एमबीए के बाद आप कोई जॉब कर रहे थे, ऐसा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ प्रश्न एमबीए पूछे? के इनफैक्ट जो सवाल था उसमें आगे इंटरेक्शन में ये भी बात आई कि अगर आप एमबीए कर रहे थे और मैं उस समय अर्बन मैनेजमेंट के क्षेत्र में कंसल्टिंग कंपनी में मैंने काम करा था, वो मेरा अनुभव था, तो वो जानना चाह रहे थे कि आपने ये अनुभव छोड़ के इस तरह की वापस गवर्नमेंट सर्विस में क्यों आए। तो वो सवाल उसके कंटिन्यूशन में ज़रूर था कि जो पुराना वर्क एक्सपीरियंस था पोस्ट एमबीए एंड बाय दिस स्विच। जी सर। और सर, करंट अफेयर्स न्यूज़ आइटम्स के बारे में कुछ पूछा क्या? ज़रूर, बिल्कुल। जो उस समय के अखबार के अंदर जो मेजर डिबेट चल रही थी उनके बारे में दोनों इंटरव्यूज़ में पूछा गया था। सर, आपके हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ पूछा था? एपीएफसी के इंटरव्यू में नहीं पूछा था। यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का इंटरव्यू था उसमें हॉबीज़ की रीडिंग के बारे में किताब पे भी विशेष चर्चा हुई थी। और ये सर, दोनों ही जो इंटरव्यू हुए आईएएस और ईपीएफओ का, तो ड्यूरेशन क्या रही होगी? दोनों में 25 से 30 मिनट का ड्यूरेशन था। इनफैक्ट मुझे दोनों में मैं ये कहना चाहूँगा, आप क्योंकि आप पार्टिसिपेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, कि दोनों के नेचर ऑफ इंटरव्यू में कोई फ़र्क नहीं था। जी सर। जो स्ट्रक्चर था वो भी सेम था, जो ड्यूरेशन था वो भी सिमिलर था, और जो कॉन्वर्सेशन स्टाइल में यूपीएससी इंटरव्यू करने के लिए फेमस है उसी तरह का ये भी इंटरव्यू था। और क्या बोर्ड मेंबर उसमें ज़्यादा या कम थे? ना, बोर्ड मेंबर का जो ये आपको बताया जो स्ट्रक्चर और बोर्ड का कॉम्पोजिशन था वो भी एकदम एग्जैक्टली सिमिलर था। राइट। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं। जब आपकी ये सिलेक्शन हुई उसके बाद क्या ट्रेनिंग की गई थी, और अगर ट्रेनिंग हुई थी कितने समय की थी? 3 महीने का हमारा ट्रेनिंग था, जो कि जो ईपीएफओ है उसका उस समय नेट्रस करके एकेडमी का नाम है जो दिल्ली में सिचुएटेड है। बाद में उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नराकास करके हो गया है। उसमें 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग का भी क्वालिटी अच्छा होता है, जिसमें कुछ ट्रेनिंग आपका कंपोनेंट बिहेवियर इन पे होती है, कुछ स्पेसिफिक होती है। ईपीएफओ में यूजुअली देयर आर 3 स्कीम्स। तो जो स्कीम है, स्कीम का जो एक्ट था, एक्ट से लेके स्कीम के जो रूल्स हैं उन पे बड़े स्पेसिफिक लेक्चर्स होते थे। फिर जो आपके जर्नल होते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है, उन पे ट्रेनिंग का कंपोनेंट था। गुड गवर्नेंस है, उस पे ट्रेनिंग का कंपोनेंट था।
बीच में एक नेचुरल एक्सकर्जन जो होता है उस तरह का एक इवेंट भी था। तो एक जो जनरल ट्रेनिंग होती है ऑफिसर की, उसी प्रकार से इसको भी स्ट्रक्चर करा हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट मटेरियल है ज़्यादातर फोकस उस पर, फिर जो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं और पब्लिक डीलिंग किस तरह से करनी है, उस तरह के कंपोनेंट्स थे। सर ट्रेनिंग के बाद जो पोस्टिंग होती है तो मतलब कौन से राज्य में या शहर में होगी, क्या ऐसा कुछ कैडर सिस्टम जैसा है? ऐसा इसमें कैडर सिस्टम नहीं, हालांकि बाद में जब मैंने छोड़ दिया था तब एक बड़ी डिटेल्ड अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी बन गई है सर। जिसके अंदर कुछ कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि आप एक स्थान पे 3 वर्ष रह सकते हैं। फिर अगर आपको सेम एरिया रीजन, पीपीएफओ में इस तरह से है कि एसीसी करके एक ऑफिस होता है जो कि 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए कोऑर्डिनेटिंग अफसर ऑफिस की तरह भूमिका निभाता है। उसके पश्चात में रीजनल ऑफिसेज होते हैं, उसके नीचे सब रीजनल ऑफिसेज होते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें डिटेल से बता रखा है कि आप किसी रीजन में कितने वर्ष तक लगातार रह सकते हैं, किसी एसीसी क्षेत्र में आप कितने वर्ष तक रह सकते हैं, और प्रोसेस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है। ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है और आपको जो आप प्रेफरेंस होता है वो यूजुअली मिल भी जाता है। इनिशियल में हम लोगों का जब पोस्टिंग हुआ था तो हमसे 3 पोस्टिंग प्रेफरेंस पूछे गए थे, करीब करीब जिन जिन लोगों ने जो जो प्रेफरेंस भरे उनमें से उनको मिल गया था। उसकी मुख्य वजह उस समय ऐसा भी था कि हमारा रिक्रूटमेंट काफ़ी वर्षों के पश्चात हुआ था, इसलिए काफ़ी जगह खाली भी थी। तो सर आपकी शुरुआती नौकरी? शुरुआती मेरा फर्स्ट पोस्टिंग सूरत रहा, फिर सूरत के बाद में अहमदाबाद मेरा कुछ समय ट्रांसफ़र रहा, तो करीब मैंने 1.5 साल के आसपास नौकरी ईपीएफओ में की। फिर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने सूरत चॉइस भरा था, मुझे सूरत मिला, और उसके बाद में अगेन रिक्वेस्ट पे मुझे अहमदाबाद ट्रांसफ़र करा गया था। सर ये जो नौकरी होती है उसमें कुछ 3-4 जो नाम सुनने मिलते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, इसमें कौन बड़ा होता है, किसकी पावर? अगर आपको हायरार्की में बताएं तो ये सर। जैसे एग्ज़ाम है, ये एपीएफसी के लिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्लास 1 कहिए या ग्रुप ए इक्विवेलेंट सर्विस है, और एपीएफसी को काफ़ी पावर्स हैं एक्ट के तहत भी। सर। जो आपने दूसरा नाम लिया एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों सेम कैटेगरी है, सेम श्रेणी है, मगर जो वो फील्ड में काम करता है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं कि फैक्ट्रीज़ हो गए, उनमें बाहर जाके उनका अगर निरीक्षण करता है और उनके ऊपर जो ईपीएफ एक्ट के तहत में जो सुनवाई है या केसेस हैं वो चलाता है, तब उसको एनफोर्समेंट का काम करते हैं, यानी लॉ को बाहर जाके इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, तब उसको एनफोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं। और सेम आदमी जब ऑफिस के अंदर अकाउंटिंग वर्क देखता है, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके अकाउंट्स के रिलेटेड, उनके पेंशन को रिलेटेड, तो उसको अकाउंट ऑफिसर भी कहते हैं। तो ईपीएफओ में एपीएफसी को ये लोग रिपोर्ट करते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं। एपीएफसी के ऊपर आरपीएफसी 2 होता है, जो कि फर्स्ट प्रमोशन होता है, आफ्टर 4 ईयर्स बन जाते हैं यूजुअली लोग। सर। आरपीएफसी 2 के बाद में आरपीएफसी 1 होता है, जो कि रीजनल ऑफिस को हेड करता है, और आरपीएफसी 1 के बाद में एसीसीज बनते हैं। तो यूजुअल जो ईपीएफ का मेन एक्ट है, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 है, उसके तहत जो मुख्य कामगिरी करने का, जो अगर आपको बोलें कि जो एनफोर्समेंट करना है एक्ट का, तो वो जिस धारा के तहत होता है, तो उसमें ये मेंशन है कि सीपीएफसी जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, वो आरपीएफसी डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये पद एक्ट में लिखा हुआ है, हालांकि इस पद पे कोई है नहीं अभी, और ईपीएफसी, इन सबको इस एक्ट के अंदर एक्ट एनफोर्स करने की पावर्स दी गई है थ्रू कंडक्टिंग इंक्वायरीज। यस सर। और टॉप मोस्ट ऑफिसर कौन होता है? टॉप मोस्ट ऑफिसर यूजुअली आईएएस होते हैं, जिनको सीपीएफसी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये बाहर से होते हैं। संस्था के अंदर आप एपीएफसी रूट से रिक्रूट होकर, जो हाईएस्ट पद होता है वो एसीसी का होता है, जो जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट पद हैं, यहाँ पे इंटरनल हायरार्की से जाते हैं। यूजुअली सीपीएफसी बाहर से आते हैं। जी सर। तो सीपीएफसी एक से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं, सीपीएफसी एक ही होगा, सिर्फ एक हो। एसीसी जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जी सर। और उसमें भी जो सीनियर मोस्ट पद हैं उनको एसीसी हेडक्वार्टर्स का नामांकन करा हुआ है, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट पद है। जी सर। और क्या सीपीएफसी के ऊपर हम ये कह सकते हैं जो लेबर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होगा वो सबका बॉस है? या जैसे लेबर मंत्रालय जो है उसमें सचिव होते हैं। जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ को रन करा जाता है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा। तो सीबीटी जो है उसके अंदर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बेसिकली ईपीएफओ एक स्वायत्त संस्था होने की वजह से इसको सीबीटी रन करता है, मगर ओवरऑल जो सुपरविजन, या अगर आप बोलें कि ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री जो है श्रम मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए जो श्रम मंत्रालय के सचिव हैं वो सीपीएफसी के काम पे सुपरविजन ज़रूर रख सकते हैं।
सर यूपीएससी की आईएएस एग्ज़ाम तो हर साल होती है, क्या एपीएफसी में मतलब रुक रुक के होती है या रेगुलरली होती है? एपीएफसी काफ़ी समय के पश्चात होती है। जो 2012 में हमारा रिक्रूटमेंट था वो भी काफ़ी वर्षों के पश्चात था। उसके पश्चात अभी हम 2023 में उसके पश्चात एक बार और रिक्रूटमेंट आया है। तो यूजुअली ये 4 से 5 वर्ष के बीच में एग्ज़ाम होता है। सर यूजुअली ये होता है कि जिन लोगों का यूपीएससी में आईएएस वाला क्लियर नहीं हो रहा वो सब ये एग्ज़ाम देते हैं दिल जले आशिक, लेकिन आपके केस में ये उल्टा है कि आप वो ऑफिसर बन गए फिर आप आईएएस में आए, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और ऐसा क्यों किया? ये ऐसा थोड़ा सा लक का बात होता है कि मैं जिस समय एग्ज़ाम के साइकिल में आया उसी समय ये वैकेंसी आ गई जी। इनफैक्ट मेरे साले जो हैं उन्होंने मुझे नॉर्मल कॉल करके बताया था इस तरह के एक एग्ज़ाम आया है, फॉर्म भर दूँ क्या? मैं कि भर दीजिए। और मेरा यहाँ पे मैं लकी रहा कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया और उसके पश्चात आईएएस में भी हो गया। हालांकि ये ज़रूर है कि इस तजुर्बे से अधिकारी बनने में काफ़ी मदद मिली। यस। तो मैं ये बोलूँगा कि जॉब अच्छा है, जॉब का प्रोफाइल जो है अगर आप आज के ज़माने में देखिए कि सोशल सिक्योरिटी क्यों एसेंशियल है और जो एनफोर्समेंट अगर हम सही से करा पाएँ तो ये जॉब भी बड़ा अच्छा है। जी सर। सर अंत में एक दो सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से नहीं है, बड़े कॉलेज से नहीं है, जिनका वर्क एक्सपीरियंस शायद नहीं है, घर बैठ के मतलब हो सकता है वो 4 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं और अब आखिर में ये ईपीएफओ दे रहे हैं, सो एक अंदर से वो एक हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता है कि होगा कि नहीं, एंड दे कैन नॉट एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन द बोर्ड, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बड़ा मैं आपने क्योंकि आपने वो भी बोला, अंग्रेज़ी माध्यम भी बोल दिया, शहरी बच्चे भी नहीं बोला, तो मैं इस मामले में थोड़ा लकी था कि मैं पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम में भी हुआ, शहर में भी रहा हूँ। मगर मैं अपने दोनों कोहर्ट को जब देखता हूँ कि जो मेरे साथ में आईएएस में थे और जो मेरे साथ में एपीएफसी में थे, तो मैं पाता हूँ कि एपीएफसी में शायद जो हिंदी माध्यम और ग्रामीण क्षेत्र कहें या नॉट बिग सिटीज़ बोलें, तो वहाँ के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। उसकी एक वजह ये भी है कि एपीएफसी में जब हमारे समय में 50% वेटेज था, रिटन एग्ज़ाम का 50% था इंटरव्यू का सर। तो इंटरव्यू का वेटेज काफ़ी हाई था। यस सर। तो अगर जो इंटरव्यू में बिना इन भावनाओं से ग्रसित हुए अगर परफॉर्म कर पाएँ तो मैं मानता हूँ कि मुझे स्कोर नहीं पता क्योंकि उस समय डायरेक्टली सबका रिवील नहीं करते थे, मगर अच्छा चांस था। इसी वजह से अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में तो एपीएफसी में इस तरह के बैकग्राउंड वाले बच्चे ज़्यादा थे कंपेयर टू आईएएस। और इन सब में जैसा आप भी अपने ब्लॉग में बताते हैं कि दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी बताते हैं कि इंटरव्यू यूजुअली जैसे नाम तो उसका पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपके विचार जो हैं वो अगर आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, खुद के लिए अगर बाधाएं या लिमिटेशंस नहीं बनाएं, तो संभावनाएं तो हमेशा रहती है इंटरव्यू में। कुछ मैं आजकल गुजरात कैडर मुझे मिला है, तो गुजरात में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ समय पहले एक अच्छी व्यवस्था खड़ी करी थी जिसको मैं पर्सनली मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। दिनेश दासा साहब करके चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जब इंटरव्यू होता है तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन जो है जिससे आप ये बता सकते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या है, ये बच्चा किस क्षेत्र से आता है, इसके माता पिता की आय कितनी है, या माता पिता नौकरी में हैं या नहीं हैं, या उसका सामाजिक स्टेटस के वो एससी है या एसटी है या ओबीसी है या जनरल है, ये सब चीज़ें उन्होंने निकलवा दी थी। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ को थोड़ा और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा दी जाए, बेस्ट तो यही है कि कोई भी अपने आप को कम नहीं आके पहले तो, क्योंकि अगर आप एक परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक स्टेज पे जाते हैं तो दैट मीन्स कि आप लोग एकेडमिकली तो करीब करीब सिमिलर रूप से सक्षम हैं, तो आप अपने पर्सनैलिटी को कम आके ये बात पहले चीज़ में योग्य नहीं है। मगर अगर इस तरह का सुधार यूपीएससी द्वारा भी कर लिया जाए तो जो बच्चों के मन में एक रहता है कि हमारा बैकग्राउंड हमारे बाधा बनता है, शायद वो कम हो पाए। जी सर, मतलब मित्रों सर ये बता रहे हैं कि कैसे गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स को हाइड किया जाता है और आपसे आपका नाम तक नहीं पूछा जाता, रोल नंबर से आपने बात करनी है और अपने मैं कहाँ से आया हूँ, क्या पढ़े, वो सब पर्सनल डिटेल्स को हाइड किया जाता है। तो अपने आप वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना भी वो संभावना कम रह जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सर आपने ईपीएफओ में हमें बहुत ही उसकी अच्छे से हायरार्की बताई। अब मौका मिला है तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आईएएस में हायरार्की वो कैसे होती है? सबको ये है कि बस सीधा कलेक्टर बन जाते हैं, पर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअल में हर सर्विस में एक पद ऐसा होता है कि जिससे उसकी
आम पब्लिक में, या अगर हम बोलें कि जनरल पब्लिक में, उससे उसकी ओळख या प्रसिद्धि मिलती है। तो यूजुअली आईएएस में वो पद कलेक्टर कर रहा है सर। तो आईएएस में जब आप रिक्रूट होते हैं तो आप जूनियर टाइम स्केल में रिक्रूट होते हैं, जिसको 6 पे कमीशन में 5400 ग्रेड पे कहते थे, और उसमें आपका पहला प्रमोशन आफ्टर 4 ईयर्स इन सर्विस हो जाता है, सीनियर टाइम स्केल में आ जाते हैं। तो सीनियर टाइम स्केल में आने के बाद में आप कलेक्टर के पद पे आपको लगाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ आप पे हायरार्की। यूजुअली गुजरात का अगर आपको बताएं तो सबसे पहले लोग यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर पद से शुरू करते हैं, उसके पश्चात डीडीओ करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का एक बड़ा अच्छा पद है, वहाँ पे रहते हैं। तो उसमें आप जिला पंचायत में काम करते हैं और रूरल डेवलपमेंट का मुख्य काम आप देखते हैं। उसके पश्चात आपको कलेक्टर बनाया जाता है जी सर। तो ये सब आपके सीनियर टाइम स्केल के पद हैं। सीनियर टाइम स्केल के बाद में जो है आपका ग्रेड पे आफ्टर 9 ईयर्स जब आपके सर्विस में हो जाते हैं तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आ जाते हैं, जिसको जेएजी कहते हैं, जिसका ग्रेड पे 7600 होता था 6 पे कमीशन के हिसाब से। तो वहाँ पे आप 4 साल और रहते हैं। फिर 13 साल की जब आपकी सर्विस हो जाती है तो आप सिलेक्शन ग्रेड में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको उस समय पे बैंड 4 बोलते हैं। ये आपका सैलरी में एक बड़ा जंप लेके आता है, 8700 ग्रेड पे हो जाता है। इसके बाद 16 साल की सर्विस होने पे आप सुपर टाइम स्केल के आईएएस हो जाते हैं, जो कि सेक्रेटरी इक्विवेलेंट होता है राज्य सरकारों में। 25 वर्ष के पश्चात में आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद मिलता है। उसके पश्चात 30 वर्ष के बाद में यूजुअली आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए आप लायक हो जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ हैं या नहीं है उन पे। तो आईएएस में जो शुरुआती पद हैं, पहला प्रमोशन जो 4 साल, 9 साल, 13 साल पे, ये करीब करीब टाइम बाउंड ही होते हैं। इनमें वैकेंसीज़ खाली हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पश्चात के वैकेंसीज़ होने पे प्रमोशन मिलते हैं। यूजुअली 16 साल तक सभी का प्रमोशन टाइम बाउंड होता है। आपने जैसे एमडी का बोला या कलेक्टर का बोला, तो ये फंक्शनल रोल्स हैं कि आप 6600 के ग्रेड पे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकते हैं, आप एमडी भी हो सकते हैं, आप डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ये फंक्शनल रोल्स हैं जो कि आपको सर्विस में अलग अलग समय पे प्ले करने होते हैं। यूजुअली आईएएस का जो सबसे फेमस पद, आपने सही फरमाया कि कलेक्टर ही है। इसी तरह जैसे पुलिस में एसपी होता है जिले का, मगर आप किसी समय कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं। सर, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो क्या काम करता है? जैसे मैं अभी जिस पद पे हूँ, तो बेसिकली ये कंपनी है, तो कॉरपोरेशन है। तो इस कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर, तो अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करें तो एक सीईओ जैसा रोल है कि आप एचआर फंक्शन भी देख रहे हैं, आप फाइनेंस फंक्शन भी देख रहे हैं, आप लीगल फंक्शंस देख रहे हैं, आप मार्केटिंग फंक्शंस देख रहे हैं। तो अभी मेरा जो मुख्य काम है कि गुजरात का जो हस्तकला और हस्तशिल्प है, उसको किस तरह से उस विरासत को संजोया जा सके, किस तरह से उस विरासत को बढ़ावा मिले। तो मैं एज ए कंपनी में काम करता हूँ कि हम बैकग्राउंड में जो है कि हम अच्छा प्रोडक्ट लाएं, अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए लोगों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दे सकें, डिज़ाइन डेवलपमेंट करवा सकें, और वो जब प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए तो हम उसको अच्छे से मार्केटिंग करके किस तरह से बेचें ताकि कॉरपोरेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और ये प्रॉफिट हम हमारे जो कारीगर हैं उनको नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब हम उनसे सामान खरीदते हैं। सर, सामान्य रूप से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में सीईओ बनना हो तो सालों बीत जाते हैं, और आपने आई थिंक 2015 में आप आईएएस बने और अब आप एमडी, तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? ये थोड़ा तो गुजरात स्पेसिफिक भी है कि गुजरात के अंदर स्टेट पीएसयूज़ और कंपनीज़ का कल्चर अच्छा है। बाकी आम राज्यों में स्टेट पीएसयूज़ और जो कंपनीज़ हैं इतनी या तो हैं कम या हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर नहीं रही। तो गुजरात का एक तो ये कल्चरल है कि यहाँ पे मुझे ऐसा काडर मिला है कि जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं अच्छी है, आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, कम उम्र में बड़े रोल्स भी मिलते हैं करने के लिए। मगर जैसे आपने बोला कि सीईओ ज़्यादा साल में होता है, ये पुराना ज़माना था। आप खुद अनअकैडमी के सीईओ जो होगा वो हमारी उम्र से छोटा ही होगा हमारे हिसाब से। तो आजकल जब स्टार्टअप कल्चर है तो हर जगह थोड़ा कम उम्र में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चालू हो गई है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि आप एक पद में जब आप सीनियर हो जाते हैं तो जो ड्राइव या इनिशिएटिव होता है वो थोड़ा जज्बा कम हो जाता होगा। ऐसा मैं सीनियर्स में देख सकता हूँ कि रूटीन काम आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास में कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन दिमाग में खूब हो जाती है, मगर नया करने का जो जज्बा या जुनून या जोश होना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। सर, एक कलेक्टर के ऊपर तो काफ़ी और भी बॉस होते हैं मिनिस्टर के बीच में जी। तो क्या एमडी के ऊपर भी इतने बॉस होते हैं या जल्दी से वो मिनिस्टर तक पहुंच जाता है? देखिए, यूजुअली जो कई कॉरपोरेशंस हैं उनमें कई में एमडी जो होता है वो वर्किंग, उसको पूरा फ्रीडम है। कुछ कॉरपोरेशन में वर्किंग फ्रीडम थोड़ा कम है। तो यहाँ पे मैं जिसमें हूँ अभी, तो इसमें जैसे जो चेयरमैन होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन बॉस होते हैं, मगर डे टू डे अफेयर्स में वो आपके इंटरफेयर नहीं करते। जो बोर्ड का एक बार डिसीजन लेना होता है या बोर्ड में कोई एजेंडा होता है तो उसमें ब्रॉड डायरेक्शंस दे दिया जाता है।
तो इस तरह से कॉरपोरेशन, सरकारी जो शुद्ध सरकारी व्यवस्था है उससे कॉरपोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की, और शायद इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से गुजरात के जो बोर्ड कॉरपोरेशन हैं वो कंपेयर टू अदर कॉरपोरेशंस अच्छा कर पाते हैं। और सर उसके ऊपर ये मंत्रालय कौन सा? ओवरऑल जो लाइबिलिटी है, मतलब या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टुवर्ड्स मिनिस्ट्री रहती है। तो इंडस्ट्रीज़ एंड माइंस डिपार्टमेंट जो है वो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सेक्रेटरी जो कॉटेज हैं उसके तहत मैं एज ए MD आता हूँ। तो मेरा रिपोर्टिंग सेक्रेटरी कॉटेज को है, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ माइंस डिपार्टमेंट में आते हैं, और मिनिस्टर हमारे इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हैं। सर आपने बताया 4 साल, 9 साल, 13 साल, 16 साल, 25 साल वगैरह पे अलग अलग पे स्केल और प्रमोशन आते हैं, तो ये दिल्ली या केंद्र सरकार में पोस्टिंग कब आती है? दिल्ली जो है उसमें आपको सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम होता है एक, जिसके तहत जो भी राज्य सरकार में IAS या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं या अदर सेंट्रल सर्विसेज के भी जो अधिकारी हैं वो भारत सरकार में डेपुटेशन पे जा सकते हैं। तो इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं अर्ली इन करियर चले जाते हैं, कुछ लोग लेट इन करियर जाते हैं। कुछ समय पहले भारत सरकार में एक सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के लिए या जिनको एम्पैनलमेंट कराना हो उसमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाल दिया गया था कि जिसके तहत आपके जो आफ्टर 9 ईयर्स इन सर्विस है आपको एक बार भारत सरकार में डेपुटेशन पे आ जाना रहेगा, तो ही आपको जॉइंट सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो भारत सरकार में आप जा किसी भी समय सकते हैं, उसमें ऑफिसर को यूजुअली अपना इंटरेस्ट शो करना होता है और फिर राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान हो जाती है तो भारत सरकार में आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। हालांकि अभी भारत सरकार में जो पद हैं उस पर काफ़ी स्कैरसिटी है ऑफिसर्स की, इसलिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है कि राज्यों से जो अधिकारी हैं, हर राज्य का एक कोटा होता है कि आप सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व जिसके कहते हैं कि आपके इतने अधिकारी हर समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे होने चाहिए, मगर ज़्यादातर राज्य उसका पालन नहीं कर पा रहे। सर काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली और भविष्य में हम मित्रों और भी डिटेल में सर से ये सब चीज़ों को समझेंगे कि असल में एक IAS ऑफिसर का क्या भूमिका रोल होती है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ रॉयल एंट्री वीडियो से आप एक बना लेते हैं इमेज की, लेकिन बियॉन्ड दैट बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे अवसर भी होते हैं। सर आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये जो हमें जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सर जल्दी से मैं समराइज़ कर दूँ, सर ने जो चीज़ें बताई, सर ने बताया कि कैसे EPFO और IAS का इंटरव्यू दोनों ही उनके डेविड सर के बोर्ड में हुए थे और दोनों ही जगह उनको मतलब लगभग समान प्रश्न आए थे। हालांकि डायरेक्टली सर को सोशल सिक्योरिटी के बारे में प्रश्न नहीं आए इन द EPFO इंटरव्यू, लेकिन इनडायरेक्टली जो चीज़ें कनेक्टेड थी जैसे नरेगा, सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेस के बारे में कुछ चीज़ें आई थी। स्टेट स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछे गए। ग्रेजुएशन के बारे में सर ने MBA किया था, उसके बारे में काफ़ी प्रश्न आए। उसके बाद उनका वर्क एक्सपीरियंस भी था प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर्स के प्रश्न थे और उनकी हॉबी रीडिंग के बारे में भी प्रश्न थे। और ऐसा 25 से 30 मिनट ये इंटरव्यू चला था। और बाकी IAS का भी सर ने इंटरव्यू दिया, उसमें भी मिलते जुलते उन्होंने प्रश्न पाए थे। फिर सर ने जॉब के बारे में बताया तो 3 महीने की वहाँ पर ट्रेनिंग होती है और उसके बाद पोस्टिंग आपको पूछा जाता है कि 3 प्रेफरेंस और उस हिसाब से आपकी नौकरी होती है। हालांकि ऑल इंडिया टाइप की जॉब है तो कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। एंड देन सर सेड कि पूरी हायरार्की जो थी कि ये एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर वो APFC को रिपोर्ट करते हैं। APFC के ऊपर सर RPFC ग्रेड 2 और उसके बाद दूसरे ग्रेड 1, देन ACC और सबसे ऊपर होता है CPFC। और उसके बाद सर ने बताया कि कैसे UPSC उन्होंने जो एग्ज़ाम देकर IAS में भी सर सिलेक्ट हुए हैं। और सर ने बताया कि कैसे जो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, बड़े शहर से नहीं हैं, उनको भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं। IAS और EPFO दोनों जगह सर ने ऐसे विद्यार्थी पाए जो ग्रामीण बैकग्राउंड से थे। और EPFO की एग्ज़ाम में सर के ज़माने में 50-50 वेटेज था रिटर्न और इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं सर कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था और इस बार वो बहाने नहीं है। आपका परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा रहा इंटरव्यू में तो चांस अच्छा है सेलेक्ट होने का। फिर सर ने बात करी IAS के अंदर कैसे प्रमोशन और सब चीज़ें होती हैं एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली सर ने चीज़ों को बताया। सर थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा। थैंक यू सर।